नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों समास, जिसको समास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? कंपाउंड। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। और दोस्तों जो समास शब्द है, समास का अर्थ जो होता है संक्षेपण। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है संक्षेप होता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है दोस्तों संक्षेप होता है। और समास में किया क्या जाता है दोस्तों? संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ये पहले से ही मैं स्टेप बाय स्टेप लिख करके रखा हूँ क्या क्या आपको बताना है। समास में संक्षिप्तीकरण किया जाता है और कितने? दो या दो से अधिक शब्दों का, कम से कम दो, ये दो के बराबर या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का समास में मेल किया जाता है, संक्षिप्तीकरण किया जाता है। और इस संक्षिप्तीकरण से दोस्तों जो शब्द बनता है उसको समस्त या समासिक पद कहते हैं। जो शब्द बनता है उसको समस्त या समासिक पद कहते हैं। और इस समस्त शब्द का जब विग्रह किया जाता है तो उसको समास विग्रह कहा जाता है। इस समस्त शब्द का जब विग्रह किया जाता है तो उसको समास विग्रह कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। जैसे एक को पहले वाले जो आता है उसको पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं राजपुत्र। राजपुत्र जो शब्द है दोस्तों, राजपुत्र में पूर्व पद क्या है? राज है। ये जो देख रहे हैं राज को पूर्व पद कहेंगे, पूर्व पद। और इसमें जो पुत्र देख रहे हैं, पुत्र, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो समासिक शब्द जो होता है उसमें प्रायः उसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और दोस्तों समास बनाने में क्या होता है कि विभक्तियों को लोप हो जाता है। समास करने में विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्तियां आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं अभी। विभक्तियों का लोप, विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र का मतलब हो गया दोस्तों, राजपुत्र का मतलब हो गया राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहां पर दोस्तों का विभक्ति जो है इसका लोप हो गया है। राजपुत्र का जब दोस्तों विग्रह करेंगे, समास विग्रह, ये समास विग्रह तो होगा राजा का पुत्र। और इसका जो दोस्तों क्या हो गया, जब समास बनाया गया तो राजपुत्र हो गया, यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो जाता है। तो हम लोग पूर्व पद और उत्तर पद जानना इसलिए जरूरी था दोस्तों कि आगे हम लोग पढ़ेंगे समास के भेद, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर समास के भेद। समास के भेद देखेंगे दोस्तों। और समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास,
द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इनको यहाँ पर देखने का मतलब ये हो गया, इसी क्रम में लिखने का उद्देश्य है, जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों पदों की प्रधानता। तो पदों की प्रधानता पर जब इन समासों को, और कई बार पूछता है इसमें कि किस समास में किस पद की प्रधानता होती है, तो जब पदों की प्रधानता के क्रम में इनको रखा जाता है तो अव्ययीभाव समास में दोस्तों पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद प्रधान होता है दोस्तों। और तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु में दोस्तों, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। यहां पर दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ये पूछा जाता है किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में दोस्तों दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में दोस्तों दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान होते हैं, ये किसी तीसरे शब्द के बारे में बात करते हैं। इसमें जो दोस्तों कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। बहुब्रीहि में आप देखे हैं कि आप लोग पढ़े भी होंगे, अभी हम लोग खूब डिटेल से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक एक तो देखेंगे। तो बहुब्रीहि में क्या होता है दोस्तों, कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान हो गए, और कोई तीसरा अर्थ जो है दोस्तों प्रधान होता है। तो इसी क्रम में लिखने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपसे पूछता है कि अव्ययीभाव समास में या इसमें से किस में पूर्व पद प्रधान होता है, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। उत्तर पद किस में प्रधान होता है, तो तत्पुरुष हो जाएगा, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों में दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में दोनों प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में दोस्तों दोनों अप्रधान होते हैं। इसमें कोई तीसरा अर्थ जो है दोस्तों प्रधान होता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, पहला पद समास जो हम लोग का अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्बियल कंपाउंड। एडवर्बियल कंपाउंड, आप जानते हैं कि एडवर्ब क्या करता है दोस्तों, वर्ब की विशेषता बताता है। हिंदी अंग्रेजी में जब आप लोग एडवर्ब पढ़ेंगे तो एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है। तो अव्ययीभाव समास में होता क्या है दोस्तों, इसमें हम लोग देखें हैं कि पहला पद जो है, जिसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद जो दोस्तों अव्यय तथा प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। अव्यय तथा प्रधान होता है। वो अव्यय भी होगा और प्रधान भी होगा, ठीक है ना दोस्तों। जिसमें पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। जैसे अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे दोस्तों आजन्मा, आजन्मा शब्द जो है, आजन्म, आजन्म शब्द में दोस्तों क्या आया है, अव्यय क्या है, आ है, किन शब्दों से मिलकर के बनाया, आ प्लस जन्म। तो यहाँ पर दोस्तों आज हो गया, अव्यय हो गया, और आजन्म से मतलब जन्म से लेकर हो गया। आजन्म का अर्थ हो गया दोस्तों, अगर इसका विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर,
चलिए आगे चलते हैं। जैसे हो गया दोस्तों प्रतिकूल। प्रतिकूल प्रतिकूल शब्द जो है दोस्तों किन किन शब्दों से मिलकर के बना है बताइए। प्रतिकूल शब्द जो है दोस्तों प्रति और कुल शब्द से मिलकर के बना है। और यहां पर दोस्तों पूर्वपद या अव्यय क्या है, इसको कहते हैं पूर्वपद, और इसको दोस्तों उत्तर पद। और इसमें दोस्तों अव्ययीभाव समास में पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। अब इसका दोस्तों अगर हम लोग विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो प्रतिकूल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल का हो जाएगा इच्छा के विरुद्ध। इच्छा के विरुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसी तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए आजन्मा, इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं आजन्मा। आजन्मा जो है किन 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 शब्दों से मिलकर के बना है, आ प्लस जन्म, आ प्लस जन्म। और आजन्मा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जन्म से लेकर अब इसी तरह से देख लीजिए प्रतिदिन, प्रतिदिन किन किन शब्दों से मिलकर के बना है दोस्तों, प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन से मिलकर के बना है। और इसका अगर समास विग्रह करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बताते हैं इसको पहचान करने का तरीका, ठीक है ना। इसको जो है दोस्तों अब हम पहचान करने का आप जानते हैं कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और वो कैसे क्या होता है, अव्यय होता है। पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। तो पहला पद जो दोस्तों इसमें पहचान, पहला पद क्या होता है, पहला पद जो है हमेशा क्या होता है, इसमें अव्यय होता है। और कौन कौन से अव्यय, जैसे अनु, जैसे पहला पद अव्यय होता है, जैसे अनु हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, यथा हो गया, जैसे यथा संभव हो गया, यावत हो गया, और हर आदि। ये शब्द जो है दोस्तों, जैसे ये सभी अव्यय हैं, ठीक है ना, ये सभी अव्यय हैं। अब पहचान करने का तरीका आप देखेंगे कि अनु लगा होगा, आ होगा, इसमें पहला पद जो होगा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, जैसे हम लोग देखे थे दोस्तों।
प्रति प्लस दिन मिलकर प्रतिदिन बना था। तो इसमें जो ये आपका अव्यय है, ये जो देख रहे हैं अव्यय हो गया, और यथासंभव मिलकर यथा और संभव मिलकर दोस्तों यथासंभव बन जाएगा। संभव। तो यहां पर दोस्तों ये क्या है, अव्यय है। इसी प्रकार से देख लीजिए भरपेट, भर प्लस पेट मिलकर के दोस्तों क्या हो जाएगा, भरपेट, पेट भर के। तो शब्द बन जाएगा भरपेट, और इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, पेट भर के। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का अव्ययीभाव समास। हम लोग फिर देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों तत्पुरुष समास। तो दोस्तों पहला समास हम लोग अव्ययीभाव समास के बारे में देखे थे, और हम लोग ये देखे थे कि उसमें पहला पद जो क्या होता है दोस्तों, अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। और अव्यय हम लोग देखे थे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये सब अव्यय हैं, और अव्यय कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा समास होगा हम लोग का तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों तत्पुरुष समास में होता क्या है, इसमें बाद का या अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। हम लोग पढ़े थे एक जगह, और मैं बताया हूँ आपको, बार बार बताते चल रहा हूँ कि इसको याद रखिए कि किसमें कौन सा पद प्रधान होता है, ये पूछता है। ठीक है ना। अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष में हो गया कर्मधारय, और द्विगु में दोस्तों दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व में होता है दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा अर्थ जो है प्रधान हो जाता है। तो इसमें जो है दोस्तों तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। उत्तर पद या उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें होता क्या दोस्तों, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, विभक्ति या कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्हों का दोस्तों लोप हो जाता है। तो अब हम लोग को दोस्तों यहाँ पर कारक चिन्ह देखने होंगे। ठीक है ना। कारक चिन्ह तो जानते हैं कि कारक जो होता है दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग उनको देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है दोस्तों कर्ता कारक, और इसका चिन्ह क्या होता है, ने। आप सभी लोग पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर फटाफट देखेंगे। दूसरी विभक्ति होती है कर्म, इसका जो चिन्ह होता है को। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण होती है तीसरी, इसका हो जाता है दोस्तों से या के द्वारा। उसके बाद होता है दोस्तों संप्रदान, संप्रदान के लिए। और पांचवा होता है दोस्तों अपादान, सी। छठवां होता है संबंधन, संबंध, का के की, का के की रारे री नाने नी सब होता है। ठीक है दोस्तों।
और सातवां होता है अधिकरण। और अधिकरण का होता है मे पय पर। एक होती है यहाँ पर आठवीं आठवीं विभक्ति होती है दोस्तों संबोधन। और इसका जो होता है दोस्तों कारक चिन्ह होता है हे ओ अरे, हे भू अरे। हे भू अरे। तो ये हो गया दोस्तों। इसमें क्या देखना होता है, जैसे हम लोग तत्पुरुष समास देख रहे हैं और तत्पुरुष समास में हम लोग बात किए हैं दोस्तों कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। और तो ये विभक्ति तो 8 हो गई। तो इसमें दोस्तों पहला और आठवां विभक्ति काम नहीं आती है, ठीक है ना। पहला और आठवां विभक्ति काम नहीं आती है, ये दोनों को निकाल दीजिए। तो यही बाकी कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंधन, अधिकरण, संबोधन। तो दोस्तों ये विभक्ति चिन्ह आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। विभक्ति, इनको कहते हैं विभक्ति और उनकी ये चिन्ह है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंधन संबंध जो होता है का के की, रारे री नाने नी, अधिकरण में पय पर, और संबोधन हो जाता है दोस्तों हे भू अरे। तो चलिए यही जो 6 तत्पुरुष होते हैं दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे तत्पुरुष में तत्पुरुष समास जो दूसरा था, इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों इसका पहला भाग, और वो होगा दोस्तों कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष इसको दोस्तों द्वितीया भी कहते हैं, द्वितीया। तो इसमें जो दोस्तों जो कर्म कारक है को का लोप हो जाता है, इसमें कर्म कारक को का लोप हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे दोस्तों रथ को चलाने वाला, जैसे रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला को क्या कहते हैं दोस्तों, रथ चालक। या तो आप ये पूरा शब्द कहिए कि रथ को चलाने वाला कहिए या रथ चालक कह देंगे, तो ये समस्त पद है, इससे आदमी समझ जाएगा कि आप क्या चीज, किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों जेब को कतरने वाला, हम लोग देखते हैं जेब को कतरने वाला। जेब कतरा। तो यहां पर भी दोस्तों ये को विभक्ति है का लोप हो जा रहा है, इसीलिए इसको कर्म तत्पुरुष कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों यश को प्राप्त। यश को प्राप्त को अगर हम एक शब्द में कहते हैं दोस्तों तो यश प्राप्त हो जाएगा।
ये हो गया दोस्तों कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं इसको, ठीक है ना। कर्म या द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। जो अभी हम लोग विभक्ति देखे थे तो ये दूसरा था, कर्ता ने कर्म को, दूसरा हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इसमें तत्पुरुष में, तत्पुरुष में दोस्तों जो दूसरा था हम लोग का, और इसमें हम लोग इसका दूसरा देखेंगे। तो इसमें होता है दोस्तों करण या तृतीय तत्पुरुष। करण या तृतीय तत्पुरुष हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो इसमें करण जो विभक्ति होती है उसके विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होगा दोस्तों, क्या होता है बताइए। से के द्वारा, इसमें करण कारक जो होता है दोस्तों, करण कारक, इसका विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो जाता है। चलिए अब हम लोग उदाहरण से देखते हैं। जैसे ये दोस्तों ये साधन का काम करता है, ठीक है ना। करण विभक्ति ये तृतीया जो है दोस्तों साधन का काम करता है, साधन का। अभी जैसे मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे अपदान में भी इससे आता है, तो अपदान में अलग होने की बात होती है। और से जैसे कुल्हाड़ी से और किसी भी चीज से, साधन से आप काम करते हैं, तो यहाँ पर से का मतलब होता है इसमें साधन, साधन का प्रयोग किया जाता है। और अपदान में जो से आता है उसमें दोस्तों अलग होने का भाव आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। सूर द्वारा रचित, जैसे सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित, अगर इसका दोस्तों यहां पर मिलान करेंगे तो सूर रचित हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, शोक ग्रस्त। तो यहां पर दोस्तों से और के द्वारा याद करेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, तो इसमें अक्सर जो आपसे पूछता है बस दोस्तों कि तत्पुरुष बताइए, ठीक ना। तो मैं एक एक करके बता दे रहा हूं आपको। एक और देख लेते हैं। मन से चाह, मन से चाह दोस्तों, इसका मन से चाहा, मन से चाहा के लिए क्या हो जाएगा, मन चाहा। तो यहां पर से विभक्ति का दोस्तों लोप हो जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तत्पुरुष में तीसरा तत्पुरुष होता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान या चतुर्थी,
संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष हो जाता है दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों संप्रदान का कारक चिन्ह जो होता है के लिए का लोप हो जाता है। संप्रदान कारक का चिन्ह जो होता है के लिए, इसमें संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए का क्या होता है दोस्तों, लोप हो जाता है। तो जैसे क्या होगा बताइए, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी क्या होती है दोस्तों, हथकड़ी होती है। हाथ के लिए कड़ी होती है हथकड़ी। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति हो जाता है। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी हो गया। और देश के लिए भक्ति, का सामासिक पद हो जाएगा दोस्तों देशभक्ति। तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए यज्ञ के लिए यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यज्ञशाला। तो यही शब्द है दोस्तों, और सब आप देख सकते हैं। जैसे प्रयोगशाला हो गया, प्रयोग के लिए शाला। प्रयोगशाला हो गया दोस्तों। स्नान के लिए घर, स्नान घर हो जाएगा। स्नान घर हो गया। गौ के लिए शाला, गौशाला हो जाएगा। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों सबसे आपको यहाँ पर कारक और उसका चिन्ह याद रखना पड़ता है, ठीक ना। इसमें जो दोस्तों आपको होता है कारक चिन्हों को याद करना पड़ता है। तो इसमें अंदर जाकर के नहीं पूछता कि, बस ये पूछता है आपसे, जो समास के हम लोग 6 भेद पढ़े हैं तो उसमें पूछता है कि तत्पुरुष, अंदर नहीं जाके पूछता है कि इसमें कौन सी विभक्ति। बहुत ये डीप जाएगा तब इस बात पर आएगा कि भाई किस विभक्ति का लोप हुआ, कौन सा तत्पुरुष है। जैसे हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि समास के 6 भेद होते हैं, और फिर यहाँ पर जो द्वितीय समास है हम लोग का तत्पुरुष, उसके भी 6 भेद होते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे तीसरा, अब हम लोग चलते हैं चौथा। चौथा तत्पुरुष है जो दोस्तों क्या होगा, अपादान तत्पुरुष। अपादान या पंचमी तत्पुरुष, अपादान या पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। और जैसे हम लोग करण तत्पुरुष में देखे थे, करण से के द्वारा, तो यहाँ पर अपादान में भी दोस्तों इसमें अपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है। अपादान कारक की विभक्ति जो होता है दोस्तों से लुप्त हो जाती है। और यहाँ पर से जो होता है दोस्तों अलग होने का भाव होता है, अलग
होने का भाव। तो करण तत्पुरुष और आपादान तत्पुरुष में यही अंतर होता है दोस्तों कि वहां पर करण में जो होता है दोस्तों साधन का काम करता है, ठीक है ना, करण में से साधन का काम करता है, जबकि आपादान में से जो है दोस्तों अलग होने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पाप मुक्त, जैसे, आइए थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, कोशिश किया जाए कि जीवन आपका कैसा हो, कलरफुल हो। जैसे पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त क्या हो जाएगा दोस्तों, पाप मुक्त। पाप से मुक्त पाप मुक्त हो जाएगा। इसी तरह से मुक्त होने का और अलग होने का भाव होगा दोस्तों, ठीक है ना। और हम लोग देख लेते हैं पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, पथ भ्रष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से देख लिए गुण से हीन, गुणहीन, चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग अगले तत्पुरुष पर चलेंगे। और अगला तत्पुरुष होता है पांचवा। हम लोग तत्पुरुष में देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तत्पुरुष में पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष, या ये छठवां विभक्ति का लोप होता है संबंध या षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष। संबंध या षष्ठी तत्पुरुष इसमें दोस्तों होता है जो संबंध संबंध इसमें संबंध की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के विभक्ति चिन्ह का के की का लोप हो जाता है। का के की, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है दोस्तों। जैसे शिव का आलय, जैसे थोड़ा सा इसको अलग में ले लेते हैं। जैसे शिव का आलय, शिवालय, शिव का आलय, तो मतलब क्या हो गया दोस्तों, शिवालय। शिव का आलय शिवालय हो गया। विद्या का सागर, विद्यासागर, विद्या का सागर का विद्यासागर हो जाएगा। राजा का कुमार, राजा का कुमार, क्या हो जाएगा दोस्तों, राजकुमार। और यहां पर जगह बचा हुआ एक और देख लेते हैं दोस्तों। बताइए, देश की रक्षा,
देश की रक्षा का हो जाएगा देश रक्षा। तो यहां पर दोस्तों संबंध कारक की विभक्ति आप ये देख रहे हैं, का के की का सब जो होता है दोस्तों लोप हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जो तत्पुरुष का छठवां और अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष, या इसको सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। अधिकरण या सप्तमी तत्पुरुष, अधिकरण या सप्तमी तत्पुरुष देख लेते हैं हम लोग। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पय पर, में पय या पर का लोप हो जाता है, ठीक है ना। में पय पर का लोप हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अधिकरण में क्या होता है, ये आधार का काम करता है, आधार का काम करता है। ठीक है ना। जैसे मेज पर कोई वस्तु रखी हुई है तो मेज उसके लिए आधार का काम कर रहा है वस्तु के लिए। तो आइए देखते हैं अधिकरण या सप्तमी। इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों जैसे आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती का समस्त पद क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बीती। आप बीती एक ही में लिखा जाएगा दोस्तों, समस्त पद जो है एक ही में लिखा जाएगा, उसको अलग अलग नहीं लिखना है। आप पर बीती, आप बीती हो गया। अब देखिए धर्म में, धर्म में वीर, धर्मवीर, धर्म में वीर, धर्म में वीर का क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्मवीर हो जाएगा। धर्म में वीर, धर्मवीर हो गया। अब देखिए कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है, ठ, कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं विभक्ति चिन्ह में पय पर, इसका क्या हो रहा है, लोप हो जा रहा है। तो तो यहां पर दोस्तों अब ये तत्पुरुष समास खत्म होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे हम लोग का जो तीसरा समास था कौन सा था, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उसको हम लोग देखेंगे। तो कर्मधारय समास में देखिए दोस्तों हम लोग जब समास देखे थे तो समास के 6 भेद देखे थे, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो इसमें अव्ययीभाव में क्या होता था कि पहला पद प्रधान होता था, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में दोस्तों दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों और बहुब्रीहि में कोई तीसरा
इन दोनों अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा अर्थ उसमें प्रधान हो जाता है। तो ये बार बार याद रखिएगा, वो जो मैं प्रधान वाला आपको सीक्वेंसिंग बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूछता है और मैं आपको पहले ही लिख करके बता दिया था कि किसका किसका होता है। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद और उत्तर पद में दोस्तों, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय या उपमान उपमेय या उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य संबंध होता है, या विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य होता है इसका। कर्मधारय समास के पहचानने का भी हम लोग उदाहरण से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद और दूसरे पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है या विशेषण विशेष्य का। जैसे जैसे दोस्तों बताइए, जैसे हो गया कमल नयन, कमल नयन। तो कमल नयन का दोस्तों जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, ये आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से और देखिए चंद्रमुख, चंद्र मुख, चंद्रमुख में क्या हो जाएगा, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। अब देखिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं देहलता, देहलता, देहलता का क्या हो जाएगा, देह रूपी लता, देह रूपी लता। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें और भी है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों लाल मणि, लाल मणि का क्या हो जाएगा, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, लाल मणि हो गया। इसी प्रकार से और क्या हो सकता है, नीलकंठ, इसी प्रकार से हो जाएगा दोस्तों नीलकंठ। तो ये देखिए समासिक पद है, ठीक है ना, इसको जो है एक ही में लिखना है, देहलता, कमल नयन, नीलकंठ। तो नीलकंठ क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अब देखिए महादेव,
महादेव में क्या हो जाएगा दोस्तों? महान है जो देव। तो ये हो गया दोस्तों कर्मधारय समास। आगे अब हम लोग चलेंगे द्विगु समास में दोस्तों, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे द्विगु समास। चौथा समास था आपका द्विगु समास। चौथा समास है द्विगु समास। ठीक है दोस्तों। तो द्विगु समास होता है जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। संख्यावाचक, पूर्व पद कैसा हो दोस्तों? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास होता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। इसमें जो दोस्तों एक समूह बनता है या समाहार होता है। समूह या समाहार होता है, जैसे समूह या समाहार होता है। अब देखिए हम लोग उदाहरण से देखते हैं। चार राहों का समूह। चार राहों का समूह जैसे हो गया दोस्तों चार राहों का समूह। चौराहा। चार राहों का समूह चौराहा हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण है, आप कोई भी किताब उठा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी मैं आपको इसके बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी दोस्तों चौराहा हो गया। उसके बाद दोस्तों नवरात्रियों का समूह नवरात्र हो जाता है। नवरात्रियों का समूह नवरात्र। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तीन रंगों का समूह हो जाता है तिरंगा। तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह तिरंगा हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आप देखेंगे, ठीक है ना। दोपहरों का समूह दोपहर हो जाएगा। और शब्द कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? सात सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु हो जाएगा। सप्त सिंधु। सप्त सिंधु हो गया। दोपहर हो गया। दोपहरों का समूह दोपहर हो जाता है दोस्तों। सात मड़ियों का समूह सप्तमढ़ी हो जाता है। नहीं, जैसे पांच मड़ियों का होता है दोस्तों। ये शब्द याद रखना, क्योंकि पंचमढ़ी का स्थान है, उसी को कहा गया पांच मड़ियों का समूह पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हो गया। सात ऋषियों का समूह सप्तर्षि, जो तारा देखते हैं ना सप्तऋषि, वो हो गया। तीन कोणों का समाहार त्रिकोण हो गया।
तो ये शब्द जो दोस्तों इसमें आते हैं, चलिए आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। तो अब जो हम लोग देख चुके हैं कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना। तो द्विगु में संख्यावाचक की बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों द्वंद्व समास। तो पांचवा समास है दोस्तों हम लोग का द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या हो जाएगा दोस्तों? अब इसमें जो दोस्तों दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। दोनों पद प्रधान, ठीक है दोस्तों। और इस इन शब्द इनकी जब समास विग्रह करेंगे दोस्तों, तो समास विग्रह करने पर और अथवा या एवं और तथा शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और अथवा या एवं तथा शब्द मिलेंगे। और सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, पहचान इसमें द्वंद्व समास में देखेंगे दोस्तों आप, तो पहचान इसमें क्या होता है दोस्तों? योजक चिन्ह। इसमें योजक चिन्ह, इसको हटा दीजिए। योजक चिन्ह ये योजक चिन्ह है जिसको अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं, का प्रयोग मिलेगा। पहचान योजक चिन्ह हाइफन HYPHEN। तो आपको ये हाइफन चिन्ह जो है दोस्तों मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें मैं ये भी आपको बता देता हूं दोस्तों कि लगभग विलोम शब्द मिलते हैं, ठीक है ना। भाई विलोम शब्द में क्या कहेगा कि भाई जैसे केवल आप ही थोड़े प्रधान है, हम भी प्रधान है, दोनों में टक्कर की लड़ाई होती है। इसमें जो होता है दोस्तों विलोम शब्द आते हैं। विलोम शब्द का मतलब कि एकदम टू द पॉइंट विलोम नहीं हो गया, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अब हम लोग उदाहरण। यहां पर हम लोग देखेंगे जैसे क्या हो जाएगा बताइए? ऊंच या नीच। ऊंच या नीच का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊंच नीच। देखिए ये हाइफन लग गया, ठीक है ना। आगे पीछे, आगे पीछे, ये पीछे पर दोस्तों बड़ी का मात्रा होगा, ये पीछे पर होगा दोस्तों, बड़ी का मात्रा होगा। पीछे, आगे पीछे का मतलब क्या हो गया? आगे और पीछे, आगे और पीछे। आगे और पीछे इसको अलग कर लीजिएगा। आगे पीछे, अपना और पराया,
अपना और पराया क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना पराया। हाइफन हर जगह आपको लगभग मिलेगा, ठीक है ना। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? राधा कृष्ण। तो इसी तरह से हो गया, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसके और भी थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण दे देता हूं ताकि आपको याद रहेंगे। मैं आपको बताया कि लगभग इसमें आपको विलोम प्रतीत आएंगे, ठीक है ना। और विलोम ऐसे प्रतीत आएंगे, ऐसा नहीं कि जैसे विलोम शब्द की तरह, जैसे इसमें दोनों पद प्रधान होता है ना, तो जैसे देखिए नदी नाले, नाला कहता है कि भाई नदी में तुमसे कम थोड़े हूँ, लेकिन वास्तविकता में तो आप जानते रहे, लेकिन इसमें दोनों में क्या होता है? द्वंद्व होता है। नदी नाले हो गया, पाप पुण्य हो गया, पाप पुण्य, नदी नाला पाप पुण्य गुण दोष, देश विदेश, देश विदेश, यहां पर ये शब्द थे आपके लिए। ठंडा गरम, ठंडा गरम, नर नारी, तो ये था दोस्तों आपका द्वंद्व समास, ठीक है ना। अब जो है हम लोग चलेंगे दोस्तों बहुब्रीहि समास। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो छठवां समास था हम लोग का बहुब्रीहि समास, बहु, बहु को बुला लिया जाए, बहुब्रीहि समास। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़े थे दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। भाई तो गांव का मुखिया होना चाहिए ना, तो प्रधान कौन होगा? यहां से नहीं, यहां से करते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा, कोई तीसरा अर्थ, ठीक है ना दोस्तों, कोई तीसरा अर्थ प्रदान होता है। जैसे, जैसे देखा जाए दोस्तों, जैसे मैंने आ जाते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, जैसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, मृत्युंजय, मृत्युंजय, तो शुरू करते हैं एक जगह से, ठीक है ना। तो पहला देख लेते हैं इसमें, पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर का मतलब हो क्या होगा दोस्तों? पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण।
ठीक है दोस्तों, मैं आपको कृष्ण का कई बताने वाला हूँ, इसलिए आपको इसलिए यहाँ पर अलग लिखा हूँ। उसके बाद हो गया गिरधर। गिरधर क्या हो गया दोस्तों? गिरि को धारण करने वाला। यहाँ पर ये जानना जरूरी होता है कि किसको कहते हैं, नहीं तो फिर आप बहुब्रीही नहीं कर पाएंगे। गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को उठा लिए थे भगवान कृष्ण ना, धारण करने वाला। और कृष्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों? गिरधर हो गया, पीताम्बर हो गया। एक होता है दोस्तों घनश्याम। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, भाई कृष्ण को थोड़ा सा काला वाला माना जाता है, ठीक है ना, सांवला रंग। घन के समान श्याम है जो, घन के समान श्याम है जो। श्याम माने काला। तो मेरा यहाँ पर कृष्ण इस तरह से लिखने का उद्देश्य ये था दोस्तों कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे लगाइए। पीताम्बर, गिरधर और घनश्याम, इन तीनों का अर्थ जो होता है दोस्तों कृष्ण होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, भगवान शिव को क्या क्या कहा जाता है, बताइए। भगवान शिव को कहा जाता है नीलकंठ। नीलकंठ, तो नीलकंठ हो गया दोस्तों। नीलकंठ, नीलकंठ हो जाता है। और क्या होता है बताइए। भगवान शिव को और क्या क्या कहा जाता है, सबको एक जगह लिख लिया जाए ताकि आपको याद रखने में सही रहेगा। त्रिलोचन, त्रिलोचन हो गया। और बताइए। त्रिलोचन, चंद्रमौली। भगवान शिव की 3 आंखें बताई जाती हैं, चंद्रमौली। तो ये हो गया दोस्तों नीलकंठ, त्रिलोचन, चंद्रमौली। और इन ये तीनों किसको किसको नाम दिया जाता है? ये तीनों नाम भगवान शिव को दिया जाता है। तो नीलकंठ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? नीला है कंठ जिसका। नीलकंठ का मतलब हो जाएगा दोस्तों नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका। अब त्रिलोचन में क्या हो जाएगा? 3 है लोचन जिसके। तो यहां पर दोस्तों न 3 हो रहा है न लोचन हो रहा है, ठीक है ना। 3 है लोचन जिसके। त्रिलोचन हो गया। और क्या हो गया? चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, ठीक है ना। चंद्रमौली भगवान शिव को ही कहा जाता है। तो चंद्र है मौली पर जिसके। इसी तरह से दोस्तों अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ और देख लेते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब क्या होगा दोस्तों, बताइए।
चक्र है पानी में जिसके, अर्थात हाथ में चक्र हो, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात क्या हो गया, चक्रपाणी किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है। और भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है दोस्तों, चतुर्भुज भी कहा जाता है, चतुर्भुज। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, तो चक्रपाणी और चतुर्भुज दोस्तों भगवान विष्णु को कहा जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से लंबोदर, लंबोदर किसको कहा जाता है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन हो गया, गणेश जी हो गए। इसी प्रकार से और देख लीजिए, दशानन, दस है आनंद जिसके, रावण। दशानन, दशानन में क्या हो जाएगा, दस है आनंद जिसकी, दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। आनंद मने मुख होता है दोस्तों। पंकज, पंख में पैदा होने वाला किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों चार है लड़ियां जिसमें, चौलड़ी, ठीक है ना, चौलड़ी, चौलड़ी, चौलड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों, चार है लड़ियां जिसमें, अर्थात माला हो जाता है। चौलड़ी माला को कहते हैं, तो इसका विग्रह करेंगे तो चार है लड़ियां जिसमें, चार है लड़ियां जिसमें। तो ये हो गया दोस्तों बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग बहुत देखे, चलिए देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों समास में काउंट होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या करेंगे आप लोग, दो दो समास में काउंट होते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां पर आपको विकल्प देखना होगा, ठीक है ना। और अगर किसी वाक्य में पूछा है तो किस सेंस में पूछा है वहां पर देखना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु, द्विगु और बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर देखेंगे दोस्तों, में अंतर। मैं आपको
कुछ शब्द लिख करके बता रहा हूं, आप हमको बताइए। जैसे चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज, ठीक है ना। पंचवटी, चतुर्भुज हो गया, पंचवटी हो गया, दशानन हो गया। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें जो द्विगु और इन सब में जो होगा दोस्तों, इन तीनों में मैं लिख लेता हूं, इन तीनों में द्विगु और बहुब्रीही दोनों होगा, ठीक है ना। तो देखिए चतुर्भुज में हो जाएगा चार भुजाओं का समूह। चतुर्भुज होता है ना क्वाड्रिलेटरल, अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, उसको तो यही कहते हैं ना, चतुर्भुज कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल हो गया। आप जानते हैं चतुर्भुज जो विष्णु को भी कहते हैं, विष्णु, भगवान विष्णु को चतुर्भुज कहा जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों पंचवटी में क्या हो जाएगा, वटो, वटो को मतलब वृक्षों का। तो इसमें जो हो जाएगा, जब ये चार भुजाओं का समाहार कहेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा द्विगु, और ये हो गया बहुब्रीही। ठीक है। उसी तरह से पंचवटी में क्या होगा, बटो, अगर वृक्षों की बात होगी, वृक्षों की बात होगी दोस्तों, माने 5 बटों का समूह, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। अब यही जब एक पंचवटी एक स्थान है, अगर स्थान की बात करेगा तो दोस्तों बहुब्रीही, बहुब्रीही हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 मुखों की बात अगर करेगा, ठीक है ना, 10 आननों का समूह या 10 मुखों का समूह, तो एक हो जाएगा द्विगु। और आप जानते हैं कि बहुब्रीही कब होगा, जब ये रावण के सेंस में इसकी चर्चा होगी, ठीक है ना। रावण, ये तीनों जो है दोस्तों सब में आते हैं, जिसे द्विगु और बहुब्रीही में आते हैं। अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि इसको किस में रखा जाए, तो जिसमें इन तीनों को पूछा जाएगा, इन तीनों शब्दों को, तो उसमें या तो द्विगु रहेगा या बहुब्रीही रहेगा। और द्विगु और बहुब्रीही कब रहेगा विकल्प में, विकल्प में द्विगु और बहुब्रीही कब रहेगा, तो विकल्प में द्विगु और बहुब्रीही दोनों रहने के लिए दोस्तों आपको वाक्य की जरूरत पड़ेगी। अब वाक्य में कहेगा कि राम चतुर्भुज के क्वेश्चन अच्छे से हल करता है, तो इसका मतलब कि द्विगु की बात कर रहा है, ठीक है ना। और अभी कहेगा कि चतुर्भुज एक महान राजा था, ठीक है ना, या राक्षस कह लीजिए। भाई दक्षिण भारत में राजा मानते हैं, हम लोग राक्षस मानते हैं उत्तर भारत में। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रावण की बात हो जाएगी। अभी देखिए पंचवटी एक अच्छा स्थान है, यह सुंदर स्थान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंचवटी बहुब्रीही हो जाएगा। और 5 वृक्षों की बात करेगा कि पंचवटी का माने वृक्ष बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कि वहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। तो ये अंतर था दोस्तों। चलिए अब हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ और चीज देखते हैं। तो दोस्तों दशानन तो रावण को कहते हैं, ठीक है ना, दशानन रावण हो गया। चतुरानन किसको कहते हैं,
चतुरानन, चतुरानन कहते हैं दोस्तों ब्रह्मा जी को। चतुरानन ब्रह्मा जी हो गए। इसी तरह से चंद्रभाल, चंद्रभाल भी शिव को कहते हैं। चंद्रभाल भगवान शिव को कहते हैं। और जलज और जलद, जलज, जलज मैंने क्या होता है दोस्तों? कमल, इसमें भी बहुब्रीहि होगा, कमल। और जलद माने क्या होता है दोस्तों? जलद माने बादल होता है। ये सभी जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये बहुब्रीहि के उदाहरण है। ये सभी बहुब्रीहि के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और तो एक और शब्द दिमाग में आ रहा है दोस्तों, बताइए धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में कौन सा समास है बताइए? धक्का मुक्की में समास बताइए। तो धक्का मुक्की में दोस्तों द्वंद्व समास है, क्योंकि इन दोनों शब्दों के बीच में क्या हो रहा है? द्वंद्व हो रहा है। और हाइफन भी देख रहे हैं आप, जो योजक चिन्ह होता है, जोड़ने वाला, तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व, या तो ना यहां कर दीजिए या ऊपर कर दीजिए। तो बहुत हो गया दोस्तों, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और कुछ तैयारी में मैं आपके जरूर सहयोग कर पाया होगा। जैसा भी होगा आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद। मिलेंगे अब हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।